अब सवाल ये उठता है, इजराइल एक छोटा देश होने के बावजूद पूरे अरब देशों पर भारी पड़ता है और अरब देश इतना बड़ा होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। इसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है। कमजोरी यह है कि जिसे अरब देश अपना दोस्त मानता है वो असल में है उसका दुश्मन। कमजोरी यह है कि अरब देश जिसे अपना दोस्त मानता है वो है इजराइल का दोस्त और वो है अरब देशों का दुश्मन। जबकि अरब देश इजराइल तो क्या अमेरिका को भी पानी पिला देगा, पर ऐसा क्यों नहीं करता है? इसका एक ही वजह निकल कर आता है, इन सारे अरब देशों में एकता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक एक करके सभी को कमजोर कर रहा है और अमेरिका चाहता नहीं है कि सभी अरब देश एक साथ मिल जाए। वो जानता है कि जिस दिन सभी देश एक साथ मिला उस दिन से मेरे ऊपर गाजा इजराइल की विनाशकारी जूझ रहा था। यहाँ मानचित्रों और चार्टों के माध्यम से संघर्ष का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया गया था। गाजा पर इजराइल की घातक बमबारी में 50 दिनों से अधिक समय में 10,000 महिला और बच्चों के साथ लगभग 15,000 लोग मारे गए थे, जिससे यह घेरे हुए फिलिस्तीन क्षेत्र के लिए अब तक का यह सबसे बड़ा घातक युद्ध बन गया था। इजराइल ने युद्ध विराम की मांग को ठुकरा दिया, क्योंकि 4 दिवसीय मानवीय और संघर्ष विराम 28 नवंबर को समाप्त हो रहा था। यह स्पष्ट नहीं है कि संघर्ष विराम को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। गाजा की तबाही और बढ़ती हुई मौतों ने दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिससे दशकों पुराना यह मुद्दा ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया था। इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दा लगभग 1 सदी पुराना, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने बाल्फोर घोषणा के तहत फिलिस्तीन में यहूदी लोग के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने का संकल्प लिया था। 1517 से 1917 तक फिलिस्तीन ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ यहूदी और अरब दोनों समुदाय रहते थे। 19वीं सदी के अंत में यहूदियों ने एक धार्मिक कल्चरल मूवमेंट के तहत फिलिस्तीन में लौटना शुरू कर दिया। इसे जायोनिज्म कहा जाता है। 19वीं सदी के अंत में यहूदी मुख्य रूप से यूरोप से लौटने लगे। इस प्रक्रिया को जायोनिज्म कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कंट्रोल कर लिया। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने उस क्षेत्र में अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करना चाह रहा था। 1917 में बाल्फोर की घोषणा के तहत ब्रिटिश सरकार ने यहूदी के लिए फिलिस्तीन में एक नेशनल होम का समर्थन किया। इससे यहूदियों और अरबों के बीच तनाव बना। ब्रिटिश सेना ने उस्मानी साम्राज्य यानी ओटोमन एम्पायर से यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। 1920 में सैन रेमो कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर एक मैंडेट दे दिया। इससे ब्रिटेन को एक तेल का खदान मिला और यहूदी को उसका एक धार्मिक जगह। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को यहूदियों और अरबों के बीच डिवाइड करने का मैसेज दिया, जबकि यहूदियों समुदाय ने इसे एक्सेप्ट किया और अरब समुदाय ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसे लगभग 55% यहूदियों को सौंप दिया और अरबों को 45% मिला, जबकि यरूशलेम को इंटरनेशनल रीजन घोषित किया। 1948 में इजराइल के जन्म से पहले जायोनिस्ट मिलिशिया द्वारा 7,50,000 से ज्यादा फिलिस्तीन को घर से बेघर कर दिया। उन्हीं के घर से उन्हीं को साफ कर दिया गया। इस मास माइग्रेशन को तबाही के नाम से जाना जाता है। इजराइल ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी स्थापना की घोषणा की और तुरंत बाद अरब देशों जॉर्डन, सीरिया, इराक, मिस्र और लेबनान इजराइल के ऊपर हमला किया। यह पहली अरब इजराइल युद्ध थी। इजराइल को अमेरिका और यूरोप देश पूरी तरह समर्थन किया। इन देशों ने इजराइल को भरपूर मात्रा में हथियार दिया। इसके अलावा इजराइल ने चेकोस्लोवाकिया से भी हथियार लिया, जिससे इजराइल की सेना की ताकत और बढ़ गई, जिनके कारण इन छोटे देशों ने अरब देशों पर हावी हो गई। 1967 में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के साथ युद्ध लड़ा, जिसे 6 डे वार कहा जाता। इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट और ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे ने फिलिस्तीनी लोगों में आक्रोश को और बढ़ाया, क्योंकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अपने अधिकारों से वंचित हो गए। 1964 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का गठन बना। इसका उद्देश्य फिलिस्तीन की आजादी और इजराइल के विरुद्ध में संघर्ष था। 1987 में गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों ने इजराइल के खिलाफ पहली इंतिफादा शुरू की, जिसमें संघर्ष और हिंसा शामिल था। 1993 में फिलिस्तीन नेता यासर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़ाक रबीन ने ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य 5 साल के भीतर शांति हासिल करना था।
यह पहली बार था जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मान्यता दी। 1995 में एक दूसरे समझौते ने कब्जे वाले वेस्ट कोस्ट को 3 भागों में विभाजित की, एरिया ए, बी और सी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जिसे ओस्लो समझौते के मद्देनजर बनाया गया, सिर्फ 18% भूमि पर सीमित शासन की पेशकश की गई, क्योंकि इजराइल ने प्रभावित रूप से वेस्ट कोस्ट को नियंत्रण करना जारी रखा। 1993 में 2,50,000 थी, जो इस साल सितंबर में बढ़कर 7 लाख हो गई है। कब्जे वाले वेस्ट कोस्ट और ईस्ट यरूशलेम में लगभग 3 मिलियन फिलिस्तीनी रहते हैं। इजरायली बस्तियों का निर्माण और कब्जे वाले क्षेत्र पर एक अलगाव दीवार ने फिलिस्तीनियन कम्युनिटीज को विभाजित कर दिया और उनकी गतिशीलता को प्रतिबंधित कर दिया। वेस्ट कोस्ट पर लगभग 700 सड़क अवरोध है, जिसमें लगभग 140 चेक पॉइंट शामिल है। इजरायली वर्क परमिट वाले लगभग 70,000 फिलिस्तीनी अपने डेली कम्यूट में इन चेक पॉइंट को पार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियों को अवैध माना जाता। यूनाइटेड नेशंस ने बस्तियों की निंदा की और इसे कथाकथित 2 राज्य समाधान के हिस्से के रूप में एक व्यवहारिक फिलिस्तीनी राज्य की प्राप्ति में एक बड़ी बाधा बताया। 2000 में शांति वार्ता के विफल होने के बाद दूसरी इंतिफादा शुरू हुई। इसमें काफी हिंसा और संघर्ष हुआ और हजारों लोगों की मौत हुई थी। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना और बस्तियां हटा ली। 2006 में फिलिस्तीनी संगठन हमास ने चुनाव जीता और गाजा पर कंट्रोल कर लिया। हमास और इजराइल के बीच कई संघर्ष हुआ और हिंसा बढ़ती गई। 2007 में हमास समुदाय की सत्ता में आने के बाद इजराइल ने गाजा पर नाकाबंदी कर दी। यह घेराबंदी आज भी जारी है। इजराइल ने वेस्ट कोस्ट और ईस्ट यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया, वह क्षेत्र जिसे फिलिस्तीन अपना फ्यूचर स्टेट का हिस्सा मानता। इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी थी। इजराइल के अंदर हमास के अचानक हमले के बाद बिजली, पानी, भोजन और ईंधन की सप्लाई को काट ली गई। उस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए। आज लगभग 5 मिलियन फिलिस्तीनी गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में रहते हैं और 1.6 मिलियन फिलिस्तीनी इजराइल के नागरिक हैं। यह लगभग उनके कुल आबादी का आधा हिस्सा है और बाकी आधा अरब देशों सहित अन्य देशों में रहते हैं। आज दुनिया भर में 14.7 मिलियन यहूदी है, जिसमें 84% इजराइल और यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। बाकी फ्रांस, कनाडा, अर्जेंटीना और रूस सहित अन्य देशों में रहते हैं। 2008 से 2023 के बीच की हिंसा में मारे गए फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया गया। गाजा पट्टी और इजराइल के बीच कई बार छोटे बड़े संघर्ष हुए, जिसमें मिसाइल हमले, हवाई हमले और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हमास और अन्य समुदाय के हमले शामिल हैं। 2020 और उसके बाद से इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिलेशनशिप बेहतर हुए। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। यरूशलेम को दोनों पक्ष अपनी राजधानी के रूप में मानते हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली यहूदी बस्तियां बसाई जा रही थी, जिसे फिलिस्तीन गैर कानूनी मानता। अब सवाल ये उठता है, इजराइल एक छोटा देश होने के बावजूद पूरे अरब देशों पर भारी पड़ता और अरब देश इतना बड़ा होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। इसके अंदर कोई न कोई कमजोरी है। कमजोरी यह है कि जिसे अरब देश अपना दोस्त मानता है वो असल में है उसका दुश्मन। कमजोरी यह है कि अरब देश जिसे अपना दोस्त मानता है वो है इजराइल का दोस्त और वो है अरब देशों का दुश्मन। जबकि अरब देश इजराइल तो क्या अमेरिका को भी पानी पिला देगा, पर ऐसा क्यों नहीं करता है? इसका एक ही वजह निकल कर आता है, इन सारे अरब देशों में एकता नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक एक करके सभी को कमजोर कर रहा है और अमेरिका चाहता नहीं है कि सभी अरब देश एक साथ मिल जाए। वो जानता है कि जिस दिन सभी देश एक साथ मिला उस दिन से मेरे ऊपर अकाली आ जाएगी। आप सभी को पता है तेलों का खदान अरब देशों में है। उस तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है आइए हम जानते हैं। तेल का इस्तेमाल वाहन में किया जाता है, तेल का इस्तेमाल हवाई जहाजों में किया जाता है, तेल का इस्तेमाल बिजली उत्पादन में किया जाता है, तेल का इस्तेमाल जहाज और बोट्स में किया जाता है, तेल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन में किया जाता है, तेल का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल मशीनरी में किया जाता है, तेल का इस्तेमाल घरेलू हीटिंग में किया जाता है, तेल का इस्तेमाल अन्य मिसाइलों के लिए भी किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको पता भी है। और इसी के ऊपर सारी वेस्टर्न कंट्रीज जिंदा है। 1973 में अरब तेल एक्सपोर्टर देशों ने अमेरिका और यूरोप के कई देशों को तेल सप्लाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उन्होंने अरब इजराइल युद्ध में इजराइल का समर्थन किया था। इससे अमेरिका और यूरोप में
तेल की भारी कमी हुई और कीमतें 4 गुना तक बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और यूरोप में मंदी आ गई और बेरोजगारी बढ़ गई। उसी तरह 2021 में कोविड-19 के बाद इकोनॉमी के रिवाइवल के दौरान तेल की मांग बढ़ी, लेकिन उत्पादन स्थिर नहीं था। इससे अमेरिका में तेल की कीमतें और बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से वहां के लोग और परेशान हो गए। 2020 में इजराइल ने यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए। इस समझौते को अब्राहम एकॉर्ड्स कहा जाता है। इस समझौते से कई अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध समान हुए, लेकिन फिलिस्तीन ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे फिलिस्तीन का मुद्दा दरकिनार किया गया। 2021 में ईस्ट जेरूसलम के शेख जर्राह इलाके में यहूदी बस्ती को लेकर विवाद हुआ। रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिनसे पूरे इलाकों में तनाव बढ़ गया। मई 2021 में गाजा में हमास और इजराइल के बीच हिंसा संघर्ष लिया। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए और हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। इस 11 दिन के संघर्ष ने सैकड़ों नागरिक हलाक हो गए और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।